नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए न्यूमेरिकल के इस सीरीज़ ये सवाल नहीं बवाले को कंटिन्यू करते हैं, जिसका कि आज आपका पार्ट 18 हो जाएगा। इसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल शिफ्ट वाइज अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन 6 शिफ्ट का अध्ययन करते हैं। आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ओम साई स्टडी 2.0। पॉइंट के जगह पर इंग्लिश में आप टाइप कीजिएगा POINT पॉइंट और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर यदि आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो हम अपना वहाँ वीडियो का लिंक और PDF को प्रोवाइड करा देते हैं। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि ध्वनि तरंग का वेग 5200 मीटर पर सेकंड और आवृत्ति 1000 हर्ट्ज हो तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो वेग बराबर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। तो हम लोग को निकालना क्या है, तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो तरंग दैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा, वेग बटे आवृत्ति हो जाएगा। तो वेग दिया हुआ है आपका 5200 और आवृत्ति दिया हुआ है 1000। तो 5200 में 1000 से भाग दीजिए, 2 शून्य इधर से कट गया और 5.2 मीटर हो गया। तरंग दैर्घ्य का मीटर में लिखा जाता है। उसके बाद अगला, विद्युत आवेश का SI इकाई क्या होता है। विद्युत आवेश का SI इकाई कूलम्ब होता है, क्योंकि धारा बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। वही आवेश देखा जाए तो धारा बटे समय हो जाएगा। धारा का होता है एम्पियर और समय का होता है सेकंड, यानी एम्पियर प्रति सेकंड को ही कूलम्ब कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से जो सही है उसका चयन कीजिए। तो सही को चयन करना है। इसके लिए देखिए कि ये ब्यूटेनॉल, इथेनॉल यानी कि एल्कोहल के श्रेणी का दिया हुआ है। एल्कोहल का संरचना सूत्र क्या होता है, CnH2n + 1 OH होता है। और अगर यदि वही मिथेन रहेगा, इथेन रहेगा, इसके लिए मेथ का होता है N का मान A, एथ का 2, प्रो का 3, ब्यूट का 4 और पेंट का 5, हेक्स का 6, हेप्ट का 7 और ऑक्ट का 8, नैन का 9 और डेक का 10 होता है। तो यह देखिए कि हम इस संरचना सूत्र में N का मान बिठाते जाएंगे और इस सूत्र को प्राप्त करेंगे। देखिए जैसे कि आपको बताया गया है कि यह बोला गया है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल यानी ब्यूट कितना नंबर पे है, 4 नंबर पे है। तो यानी कि N का मान 4 हो जाएगा। इसमें N का मान 4 पुट करते हैं तो N के जगह पे 4, तो यानी कि C4 हो गया, C4। उसके बाद H2N यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा, H8 और 1 इधर जोड़ने के लिए बोला जा रहा है तो H9 हो जाएगा और OH लास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि C4, तो यहाँ C3 और 1 C, यहाँ 3 1 4 हो गया और H9 दिया हुआ है और OH आपका लगा हुआ है, जो कि ये सही हो गया, यानी कि ब्यूटेनल डिहाइड। तो उसके बाद फिर अगर यदि अगला देखा जाए तो अगला, तो यहाँ देखिए कि इथेनॉल, तो एथ का क्या होता है 2, तो यानी कि C2 तो मिल गया, लेकिन H कितना हो जाना चाहिए, 2 दूना 4 1 5 होना चाहिए, जो कि गलत हो गया। उसके बाद अगला उसी प्रकार प्रोपेनॉल, तो प्रो का N का मान 3 हो जाएगा, तो यहाँ C3 होना चाहिए, 1 2 और 1 3 तो मिल गया। उसके बाद H होना चाहिए कितना, 6 और 1 7 होना चाहिए, तो यहाँ देखिए 5 ही है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद इसी प्रकार ये भी गलत हो जाएगा। 8 kg द्रव्यमान की वस्तु पर एक नियत बल 2 सेकंड के लिए कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। कार्यरत बल की परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। अगर यदि हम लोग को त्वरण प्राप्त हो जाता है तो हम लोग बल को निकाल सकते हैं। तो यह देखिए कि त्वरण निकालने के लिए अंतिम वेग दिया हुआ है आपका 9 मीटर पर सेकंड और प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड और समय दिया हुआ था 2 सेकंड में ऐसा कार्य हो रहा है। तो यानी कि 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4 4 बटे 2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा त्वरण। और त्वरण जब हम लोग को निकल गया तो द्रव्यमान हम लोग को दिया हुआ है 8 kg दिया हुआ है। बल निकालने के लिए क्या करेंगे, F बराबर M × A कर देंगे। M दिया हुआ है 8 kg और A निकाल लिए हम लोग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी 8 दूना 16 न्यूटन हो जाएगा। आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील निष्क्रिय गैस होता है, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्ष पूर्ण होते हैं। उसको किसी से अभिक्रिया करके अपने कक्ष को पूरा करने के लिए नहीं होता है, इसीलिए वह न्यूनतम अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है। तो देखिए कि सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के लिए एक सूत्र होता है 2n²। तो n का मान यहाँ k के लिए 1 रखा जाएगा और l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4, यानी कि ये KLMN सेल हुआ। तो k सेल में पूछा गया है, n का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ
2n² यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा गुना 2, तो यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि के सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। उसके बाद संवेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहा जाता है? यानी कि संवेग में परिवर्तन कितना समय में जो हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, देखिए संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। अगर यदि पहली बार संवेग देखा जाए तो पहली बार संवेग द्रव्यमान गुना वेग, यानी एक वेग प्रारंभिक वेग, और उसके बाद दूसरा संवेग अगर यदि देखा जाए तो द्रव्यमान गुना v2 यानी कि दूसरा वेग। तो इसमें द्रव्यमान तो दोनों में समान है। उसके बाद द्रव्यमान को आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया? v2 माइनस v1। और बोला जा रहा है कि समय दर से, कितने समय दर से? तो t से आप भाग दे दीजिए, तो आप देखिए कि यहाँ भी अंतिम वेग, ये भी प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय क्या होता है? तो ये त्वरण हो जाता है। तो यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है और ये त्वरण हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? F हो गया। F बराबर m इंटू ए। तो F क्या होता है? फोर्स, बल होता है। तो यानी कि ये बल को दर्शा रहा है कि संवेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। किसी पृष्ठ की इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो इसे दाब कहा जाता है। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो वही अगर यदि ऑप्शन में आपका प्रनोद दिया हुआ रहता तो आप प्रनोद पे आंसर लगाते। अगर यदि ऑप्शन में प्रनोद नहीं है तो आप दाब पे लगाइए। अगर यदि दाब और प्रनोद दोनों दिया हुआ है ऑप्शन में तो आपको प्रनोद ही लगाना है, क्योंकि यहाँ लंबवत बोला गया है। दाब जो होता है, दाब होता है कि एक कोई टुकड़ा है, इस पे ये साइड से भी बल लगा सकते हैं, यानी कि इधर से भी बल लगा के उस पे मतलब एक क्षेत्रफल पे बल लगा सकते हैं किसी भी साइड से, तो उसको दाब कहा जाता है। लेकिन वही अगर यदि लंबवत बल बोला जाए तो लंबवत बल के लिए प्रनोद होता है, जब ऑप्शन में रहे तब। HNO3 के सापेक्ष द्रव्यमान की गणना करें। HNO3, तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। लेकिन यहाँ 3 ऑक्सीजन दिया हुआ है, 16 या 48 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़िएगा जब, तो आपको आ जाएगा 63 म्यू आ जाएगा, यानी कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या आ जाएगा? 63 म्यू आ जाएगा। वही ग्राम में भी पूछा जाता तो 63 ग्राम ही हम लोग लिखते हैं। अगला है, एक कार एक पहाड़ी मार्ग से गिरकर 0.6 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। जमीन से टकराते समय उसकी गति क्या होगी? जी का मान दिया हुआ है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए कि आपको दिया क्या क्या है? समय दिया हुआ है 0.6 सेकंड, उसके बाद प्रारंभिक वेग u 0 से चलना शुरू हुआ होगा, यानी 0 मीटर पर सेकंड, भी आपको निकालना है। और आपका जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ ए के साथ इसको रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो आपका गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि v बराबर u प्लस ए टी। तो v हम लोग को निकालना ही है, u दिया हुआ है 0, ठीक है, और a दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि g के रूप में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर ही आ रहा है, इसीलिए g का मान प्लस में ही होगा। और उसके बाद फिर समय दिया हुआ है 0.6 पॉइंट, जब इसको हटाइएगा तो आपका नीचे एक शून्य आ जाएगा, ये 10 से 10 कट गया, आपका हो गया 6 मीटर पर सेकंड हो गया। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वह आभासी होता है और सीधा होता है और छोटा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है कि दर्पण के उस पार में कटता हुआ प्रतीत होता है, तभी वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी हर हमेशा सीधा होता है, यानी कि याद रखने के लिए आसी, ठीक है, आभासी सीधा, और वास्तविक ओ यानी कि वास्तविक जो होता है उल्टा होता है। तो उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वह आभासी और सीधा बनते हैं। सिर्फ एक ही टर्म ऐसे आते हैं जो कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अगला देखिए कि द्रव्यमान गुना त्वरण क्या कहलाता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, तो ये बल का परिभाषा। किसी पदार्थ के प्रति इकाई राशि में द्रव्यमान को उसका डॉट कहा जाता है, तो उसका घनत्व कहा जाता है। यानी कि कोई पदार्थ है उसके प्रति इकाई में, तो उसको घनत्व कहा जाता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो ठीक है, यानी कि द्रव्यमान, एक आयतन में कितना द्रव्यमान है तो उसी को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। जैसे कि ये वस्तु दिखाया गया है, जिस पदार्थ का कण जितना पास पास सटा रहेगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को डॉट कहा जाता है। तो क्षैतिज पंक्ति जो होता है यानी कि लेटा हुआ जो होता है उसे आवर्त कहा जाता है। वही अगर यदि ऊर्ध्वाधर पंक्ति को देखा जाए तो उसे वर्ग कहा जाता है।
प्राकृतिक रूप से कितने तत्व मौजूद है? प्राकृतिक रूप से 92 तत्व मौजूद है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो हम लोग परिभाषा जानते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? जूल में मापा जाता है, इसीलिए कार्य करने की क्षमता को मापा जाएगा जूल में। वही अगर यदि रहता कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, यानी कि वर्क बटे टाइम को क्या कहा जाता है? तो इसे शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है। इसे किसमें मापा जाता है? वाट में मापा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। एक निश्चित द्रव्यमान की किसी वस्तु को भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल है। वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? जी का मान आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है। यानी आपको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी 2000 दिया हुआ है और m आपको निकालना है और g का मान दिया हुआ है 10 और ऊंचाई दिया हुआ है 5। आप इससे इसको 1 शून्य से 1 शून्य कटा दीजिए, उसके बाद 5 से 200 को कटाइएगा तो 40 आ जाएगा। आपका द्रव्यमान कितना होगा? 40 kg हो जाएगा। उसके बाद 2mg प्लस O2 एरो MgO, यह उपयुक्त अभिक्रिया डॉट अभिक्रिया का उदाहरण है। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए 2 तत्व मिलके एक तत्व का निर्माण कर रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। उसके बाद आवेश का SI इकाई क्या होता है? आवेश का SI इकाई कूलम्ब होता है। एक घर में एक माह में 900 गुना 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? तो देखिए 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। और वही अगर यदि 3.6 गुना 10⁻6 जूल को 1 यूनिट लिखते हैं तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो आपको बोला गया कितना? 900 गुना 10⁻6 जूल। तो 900 गुना 10⁻6 जूल से गुना कर दीजिए, आपका 10⁻6 कट गया। उसके बाद 3.6 से 900 में आप भाग दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 250 आ जाएगा, 250 यूनिट। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटा आकार वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे छोटा आकार वाला तत्व देखिए आवर्त सारणी के तीसरा का ही सभी ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन और आर्गन। आर्गन जो कि एक निष्क्रिय गैस है, जो कि सबसे दाएं साइड में होता है, आवर्त सारणी के दाएं साइड में होता है एक आवर्त में। तो हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती है तो उसका आकार बढ़ता है, और वही अगर यदि बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है तो उसका आकार क्या होता है? घटता है। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है। जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा वह उतना ही अधिक उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और उस आकार को छोटा कर देगा। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो इसमें वेग 2 गुना करेंगे तो सिर्फ 2 से ही गुना होगा, और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होता है ½ mv²। तो यहाँ वेग 2 गुना करेंगे तो यानी कि 2v का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4v² आ जाएगा। तो इस प्रकार तो संवेग 2 गुना होगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में डॉट संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट आवर्त के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो कि एक पहला हाइड्रोजन हो गया और दूसरा हो गया आपका हीलियम हो गया, तो दोनों किस कोष में रह जाते हैं? तो ये के कोष में ही रह जाते हैं, क्योंकि इसको आप तोड़ के देखिए। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो पहला कोष में के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन को रखने की क्षमता होती है। तो हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये पहला कोष में ही रह गया। उसके बाद हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो ये भी पहला कोष में ही रह गया, क्योंकि के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? के कोष हो जाएगा, यानी के सेल हो जाएगा। एक 2 kg की गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 kg वाली गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा? तो देखिए टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टक्कर के बाद जैसे हम 2 kg वाले गेंद का वेग निकालना चाहे तो हम लोग को क्या करना होगा? तो द्रव्यमान गुना प्रारंभिक वेग जो दिया हुआ था, और उसके बाद फिर दोनों द्रव्यमान को जोड़ के उससे भाग दे देंगे। जैसे कि 2 kg वाला निकाल रहे हैं तो 2 kg का द्रव्यमान लेंगे, प्रारंभिक वेग आपको कितना दिया हुआ था? यानी कि 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था। यहाँ आप 5 मीटर पर सेकंड पुट कीजिए और दोनों का
द्रव्यमान अब ऐड कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। 4 दो कितना हो गया 6, तो यानी 2 गुना 5/6 कीजिएगा तो आप 3 दूना 6 यहाँ कट जाएगा, 5/3 आपका आ जाएगा 1.66। ऐसे चलते रहेगा। उसके बाद टक्कर के बाद अगर यदि 4 kg द्रव्यमान वाले का वेग देखा जाए तो हम लोग को द्रव्यमान के जगह पे अब क्या पुट करना है, अब 4 पुट करना है। उसके बाद वेग कितना दिया हुआ है, वेग 5 दिया हुआ है। उसके बाद दोनों का द्रव्यमान जोड़ के 6 होगा, तो यानी कि 5 चौके 20, 20/6 हो जाएगा, यानी 10/3। 10/3 को आप हल कीजिएगा तो 3.33 आ जाएगा। और एक बात यहाँ देखने को मिल रहा है कि आप इन दोनों को जब जोड़िएगा यानी 3.33 और 1.66 तो आपका वेग पहले वाला प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड आपका वेग प्राप्त हो जाएगा। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है। जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भूमि से टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी, तो देखिए आपको समय दिया हुआ है 0.4 सेकेंड, प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकेंड और अंतिम वेग हम लोग को निकालना ही है। और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए v बराबर u प्लस AT होता है। ए से जी को रिप्लेस किया गया है, भी निकालना है। u दिया हुआ है आपका 0 और ए का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और समय दिया हुआ है 0.4। आप इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो आपका नीचे एक शून्य आ जाएगा, इसको कटा दीजिए, आपका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड अंतिम वेग। ओम के नियम के अनुसार डॉट होता है। ओम के नियम बराबर होता है V बराबर IR, यानी विभवांतर बराबर होता है धारा गुना रेसिस्टेंस होता है। उसके बाद 6वें आवर्त में कितने तत्व रखे गए हैं, 6वें आवर्त में 32 तत्व रखे गए हैं। वही अगर यदि सभी आवर्त की बात की जाए तो फर्स्ट आवर्त में 2 तत्व है, सेकेंड में 8 है और थर्ड में 8 है और फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18 और सिक्स्थ में 32 और सेवंथ में भी 32 तत्व को रखा गया है। उसके बाद गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई है कहलाता है, यानी कि बाहर की ओर उभरा हुआ है, अंदर से पॉलिश किया हुआ है तो वो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। वही अगर यदि बाहर की ओर पॉलिश किया रहेगा और अंदर की ओर चमचमाता हुआ सतह रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, तो देखिए क्षार जो होता है जल में OH आयन निर्मित करता है और वही अगर यदि अम्ल को देखा जाए तो अम्ल हाइड्रोजन आयन को निर्मित करता है। निम्नलिखित में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है, तो यहाँ देखिए कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरीन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम। तो देखिए हीलियम, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सभी क्या है, निष्क्रिय गैस है। लेकिन यहाँ क्लोरीन जो है ये हेलोजन ग्रुप का सदस्य है, तो इसका आंसर क्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद चौथा देखिए कि कार्य में डॉट होता है, कार्य में कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य होता है, ये कार्य एक अदिश राशि है, इसी कारण कार्य में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। अदिश राशि में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 kg है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए आपको प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम वेग जब रुक जाएगी तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और समय दिया हुआ है 4 सेकंड दिया हुआ है और द्रव्यमान दिया हुआ है 1000 kg दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि फोर्स बराबर निकालने के लिए द्रव्यमान गुना त्वरण हमें चाहिए, तो त्वरण निकालने के लिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यहाँ अंतिम वेग क्या है, 0 है और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, यानी कि अंतिम वेग 0 में से 72 किलोमीटर प्रति घंटा घटाइए, उसके बाद समय से भाग दीजिए। समय तो आपका सेकंड में दिया हुआ है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से जैसे भाग दीजिएगा तो आपका 18 चौके 72 4 बार में कट जाएगा और इस 4 से ये 4 कट गया तो आपका बच गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि माइनस में आएगा। तो मंदन यही बताता है कि कोई भी चीज़ माइनस में रहेगा तभी तो वह रुकेगा, यानी वेग माइनस में रहने के बाद। उसके बाद आगे देखिए, तो आगे क्या है कि अब आपको जब मंदन प्राप्त हो गया यानी कि ए त्वरण का मान प्राप्त हो गया तो अब बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान दिया हुआ है 1000 kg दिया हुआ है और त्वरण आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला, तो यानी कि 5 × 10⁻³ न्यूटन, बल का न्यूटन में लिखा जाता है। उसके बाद अगला है कि रसायन के लिए गणना की
इकाई क्या है? रसायन विज्ञान में जो होता है गन्नों की इकाई को मोल कहा जाता है। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तु के बीच बल क्या होगा? तो यहाँ त्रिज्या के बारे में कुछ नहीं बोला गया है कि बढ़ाया गया है या घटाया गया है, तो हम लोग इसमें यहाँ समान ही रखेंगे, लेकिन द्रव्यमान को बोला गया है दोनों के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया गया है। तो देखिए प्रारंभिक में अगर यदि देखा जाए फोर्स क्या होगा, तो G m1m2/r² हो जाएगा, यानी m1 द्रव्यमान का और m2 द्रव्यमान का था वस्तु, तो प्रारंभ में फोर्स ये हो गया। उसके बाद देखिए अब द्रव्यमान को क्या किया गया है? द्रव्यमान को 3 गुना किया गया है, यानी कि 3 गुना। ठीक है, तो 3 गुना करने के बाद अब फोर्स कितना हो जाएगा? तो यानी कि G3m और 3m2/r²। तो यहाँ 3 तिया 9 हो गया, यानी कि 9 गुना हो गया। तो बल कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। सभी बलों में होता है, सभी बल में क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। जब त्वरण आ गया तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ त्वरण सदिश राशि है। निम्न में से कौन सा समपरमाणु का अणु नहीं है? यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु किसमें नहीं है? तो हाइड्रोजन देखिए H2 में 2 हाइड्रोजन मिलके एक ही परमाणु का है। उसके बाद नाइट्रोजन N2 में भी देखिए दोनों नाइट्रोजन ही है। उसके बाद फास्फोरस देखिए P4, इसमें भी चारों फास्फोरस ही है। और अगर यदि वही CO2 की बात किया जाए यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें देखिए एक कार्बन परमाणु है और 2 ऑक्सीजन परमाणु है। तो वही तो पूछा गया कि समरूप परमाणु का अणु नहीं है किसमें? तो यहाँ हो जाएगा CO2 में। आपका आंसर CO2 हो जाएगा। 3m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है। तो यहाँ m का मान आपको दिया हुआ है 3 m दिया हुआ है और g का मान आपको नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आप g ही रखिए। उसके बाद ऊंचाई h दिया हुआ है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 3mgh हो जाएगा। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर यानी कि शीर्ष और 40 गर्त यानी ट्रप बनते हैं, तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति बराबर हम लोग जानते हैं 1 सेकंड में तय की गई चक्कर, यानी कितना लूप 1 सेकंड में बनाया। तो एक लूप कब कहलाता है? जब एक श्रृंग और एक गर्त को लिया जाता है तब वह एक लूप कहलाता है। तो वह एक लूप इस प्रकार का 1 सेकंड में कितना लूप बना रहा है उसी को आवृत्ति कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कि 0.3 सेकंड में 4 शिखर बनाया, ठीक है, 4 शिखर वाला और 4 गर्त वाला बनाया। तो यानी कि ये दोनों को मिलाते हैं तो हम लोग का एक लूप पूरा होता है। दोनों को जोड़िए तो 40 40 80 हुआ, लेकिन 2 मिलाने के बाद एक लूप पूरा हुआ तो 2 से भाग जैसे दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। यानी कि ये बोला जा रहा है कि 0.3 सेकंड में जो होता है 40 लूप पूरा कर रहा है, इसीलिए हम लोग 1 सेकंड में निकाल लेंगे तो हम लोग को आवृत्ति प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि 40/0.3 जैसे आप कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 400/3। 400/3 आप इसको भाग दीजिएगा तो 133.33 हर्ट्ज आ जाएगा, चूँकि आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। उसके बाद अगला देखिए कि डॉट परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। तो जब परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब एक ही मार्ग होता है। जैसे कि यहाँ से एक वायर आया और इस जगह बल्ब लगाया, उसके बाद इससे वायर ले गए, अगला बल्ब लगाया, इससे वायर ले गए, तो यहाँ देखिए एक ही मार्ग है। अगर यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य सारे बल्ब जलना बंद हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम का कारनामा है। वही अगर यदि समांतर क्रम का देखा जाए, समांतर क्रम में एक बोर्ड से अन्य तार को खींचकर बहुत सारे बल्ब को जलाया जा सकता है। अगर यदि एक बल्ब फ्यूज होता है तो दूसरा तीसरा ये सभी जलते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए कि एक तत्व का विन्यास 2 8 7 है, इसे डॉट में शामिल किया जाता है। तो इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको आप जोड़िए 2 8 10 7 17, तो ये तीसरे आवर्त और 17वें समूह में है जो कि क्लोरीन तत्व है। यदि एक वाहन की क्षमता 50% है और वाहन का आउटपुट 4500 जूल है तो वाहन को प्रदान की गई इनपुट क्या होगी? तो इनपुट देखिए, तो यहाँ आपको बताया गया कि 50% क्षमता का अर्थ यहाँ दर्शाया जा रहा है कि 50% ही वह ऊर्जा बाहर निकाल रहा है। ठीक है,
और 50% वो अपने अंदर खपत कर दिया। तो इस प्रकार 50% बाहर निकाला और 50% अपने अंदर ख़त्म कर दिया। तो इनपुट हम लोग कितना दिए होंगे, इनपुट दिए होंगे 100%, यानी 50% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4500 जूल। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9000 जूल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र CaO होता है, यानी इसे क्विक लाइम भी कहा जाता है, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 होता है। इस प्रकार आज का हम लोग का टॉपिक पूरा हो गया। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।